Hello everyone, this is the another video of Statistics for Economics, Chapter 3, Collection of Data and Part 5. In this video, we covered the topic of sampling method, but in last video we discussed the topic about the census method. Okay, so आइए शुरू करते हैं सैम्पलिंग मेथड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको इमेज दिखाई दे रही है स्क्रीन पे, इनसे आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि सैम्पलिंग मेथड क्या होता है। एक और इमेज है, इन दिस इमेज you clearly understood census and sampling both. In census method we cover all the population. Okay, you see on display population in two circles. A big circle is census method, and in this method we cover the whole population and data of the whole population. Means census method में हम पूरी पॉपुलेशन को कवर करते हैं और कंप्लीट पॉपुलेशन का डेटा कलेक्ट करते हैं। ओके, बट इन सैम्पलिंग मेथड में उसी पॉपुलेशन में से सम पर्सन्स को कैच किया जाता है एंड सम पर्सन्स को कलेक्ट किया जाता है, उनका डेटा कलेक्ट किया जाता है। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सेंसस एंड सैम्पलिंग मेथड। In other words, sampling method collects the complete or whole data. Okay, census method collect the complete and whole data, but in sampling method we take the samples on the data and collect the information. यानी कि उसी डेटा में से, उसी पॉपुलेशन में से हम कुछ पर्सन्स को सेलेक्ट करते हैं और उनके डेटा को हम कलेक्ट करते हैं। ओके, दिस इज द सैम्पलिंग मेथड। सो आइए आगे देखते हैं। इन दिस इमेज यू सी द पिक्चर ऑफ 15 पीपल्स। ओके, इस इमेज में आप 15 पीपल्स को जज कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। सो इन द सैम्पलिंग मेथड, अभी हम सैम्पलिंग टॉपिक लेके चल रहे हैं। इन द सैम्पलिंग मेथड वी टेक द ऑन सैम्पल 5 पर्सन्स। ऊपर वाली लाइन में से 2 पर्सन्स, मिडिल वाली लाइन में से 1 पर्सन एंड डाउन लाइन में से 2 पर्सन्स। टोटली 5 पर्सन्स की हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। दिस इज़ द वे ऑफ सैम्पलिंग मेथड। बट ऑन द अदर वे, इफ़ वी कलेक्ट द ऑल पीपल्स, यानी कि 15 पीपल्स कलेक्ट द इंफॉर्मेशन ऑल 15 पीपल्स, दिस इज़ द सेंसस मेथड। मीन्स सेंसस मेथड में हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं एंड सैम्पलिंग मेथड में उसमें से कुछ को कलेक्ट कर लेते हैं, सम पीपल्स को कलेक्ट कर लेते हैं और उनसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं। ओके, सो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ सैम्पलिंग मेथड। 5 पर्सन्स आउट ऑफ 15 पर्सन्स। ओके, सो वी कलेक्टेड डेटा ऑफ 5 पर्सन्स एंड मेजर्स ऑल 15 पर्सन, यानी कि 5 पर्सन्स के डेटा पे ही हम 15 पर्सन्स को जज करेंगे। दिस इज़ द वे ऑफ सैम्पलिंग मेथड। ठीक है, अब इसकी थ्योरी समझ लेते हैं। इन दिस मेथड अ ग्रुप ऑफ आइटम्स आर सेलेक्टेड, यानी कि जो आइटम्स का ग्रुप है उसको हम सेलेक्ट करते हैं फ्रॉम पॉपुलेशन से, आइदर रैंडमली और अदरवाइज दिस आइटम आर स्टडीज टू ड्रॉन इन्फ्रेंसेस अबाउट द एंटायर पॉपुलेशन। सैम्पल्स आर सबसेट ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि वही बात है कि हम टोटल पॉपुलेशन में से कुछ को सेलेक्ट करते हैं, यानी कि वो क्या हो गई हमारे लिए सैम्पल, यानी कि एक बंच में से कुछ कलेक्ट कर लेना, ये सैम्पल हो गया। ठीक है, इसका एक सूटेबल एग्जांपल है, वो देखते हैं। एन इन्वेस्टिगेटर इज इंटरेस्टेड इन कंडक्टिंग एन इंक्वायरी इनटू मंथली एक्सपेंडिचर इन अ स्कूल कंप्राइजिंग ऑफ टोटल 5000 स्टूडेंट। यानी कि एक इन्वेस्टिगेटर, एक सर्वेयर है, वो 5000 स्टूडेंट पे, उनके मंथली एक्सपेंडिचर पे सर्वे करना चाह रहे हैं। द इन्वेस्टिगेटर में टेक अ सैम्पल से 500 स्टूडेंट, यानी कि इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट द 500 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 5000 स्टूडेंट्स, यानी कि 5000 स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन हमें कलेक्ट करनी है या उन पर हमें सर्वे करना है, लेकिन हम 5000 को से इंफॉर्मेशन कलेक्ट ना करके केवल 500 स्टूडेंट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे
एंड वो जो जजमेंट होगा वो 5000 के ऊपर एप्लीकेबल होगा। जो भी हमारी सर्वे की रिपोर्ट होंगी वो ऑल 5000 स्टूडेंट्स के ऊपर एप्लीकेबल होंगी, ठीक है। टू रिकॉर्ड एविडेंस ऑफ होल पॉपुलेशन ऑफ 5000 स्टूडेंट, यानी कि 5000 स्टूडेंट में से 500 स्टूडेंट्स को हमने सेलेक्ट किया, उनकी इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करेंगे और जो भी हमारा सर्वे के रिजल्ट आएंगे वो 5000 स्टूडेंट्स के ऊपर कॉमनली एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। तो ये किसका पार्ट हो गया? सैम्पल का। अगर बात करें सेंसस के साथ में हम कंपैरिजन करते हैं सेंसस में, तो सेंसस में ऑल इन्फॉर्मेशन अगर हमें कलेक्ट करनी होगी तो ऑल 5000 स्टूडेंट्स की हमें मंथली एक्सपेंडिचर्स की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होगी, ओके। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन सैम्पल एंड सेंसस मेथड। आगे फैक्टर्स अफेक्टिंग साइज ऑफ सैम्पल, यानी कि साइज ऑफ पॉपुलेशन का साइज भी अफेक्ट करता है। और बहुत लार्ज पॉपुलेशन है, हमें सर्वे करना है, देन वह सैम्पल मेथड ही सूटेबल है, क्योंकि सेंसस मेथड में बहुत टाइम लगता है एंड टाइम टेकन है, मनी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, मोर पर्सनस आर एंगेज्ड इन सेंसस मेथड, ओके। सो साइज ऑफ पॉपुलेशन इज़ लार्ज, देन सैम्पल मेथड इज़ सूटेबल। डिग्री ऑफ एक्यूरेसी डिज़ायर्ड, यस। सैम्पलिंग मेथड में हम सेलेक्टेड पर्सनस का सर्वे करते हैं, देन देयर इज़ हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज़ डिज़ायर्ड, ओके। अदरवाइज हमारा सर्वे इनएक्यूरेट होगा, यानी कि इनएप्रोप्रिएट होगा, गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। होमोजेनिटी और हेट्रोजेनिटी ऑफ द पॉपुलेशन, यानी कि जो पॉपुलेशन एक जैसी है, होमोजेनिटी है, उनका डेटा हमें अलग करना होगा, एंड हेट्रोजेनिटी जो पॉपुलेशन अलग अलग टाइप की है, हमारा डेटा डिफरेंट टाइप का, उसका सर्वे हमें अलग से करना होगा, ठीक है। इस चीज़ का यहाँ पे हमें ध्यान रखना है। नेचर ऑफ स्टडी एंड रेस्पोंडेंट नेचर्स, यानी कि यहाँ पे जो नेचर ऑफ स्टडी होगी उस पर भी हमें फोकस करना है कि हमारी जो सर्वे का पार्ट है, जो सर्वे का क्राइटेरिया है वो किस तरीके का है, और सेम एज रेस्पोंडेंट्स की नेचर, यानी कि जो हमें रेस्पॉन्स कर रहे हैं, जिनके ऊपर हम सर्वे कर रहे हैं, वो हमें जो रिप्लाई दे रहे हैं उस पर भी हमें स्टडी करनी होगी, उस पर फोकस करना होगा। क्योंकि इन दिस केस इफ रेस्पोंडेंट not give proper attention or answers, then our sample method is inappropriate। क्योंकि हम सैम्पल मेथड में सेलेक्टेड पर्सन से डेटा कवर करते हैं, वहाँ पे भी अगर रेस्पोंडेंट हमें आंसर्स ठीक से ना देंगे, आंसर्स हमें ठीक नहीं देंगे, देन क्या होगा, हमारा सर्वे इनएप्रोप्रिएट हो जाएगा, ओके। रिक्विजिट्स ऑफ अ गुड सैम्पल, रिप्रेजेंटेटिव, एडुकेसी, होमोजेनिटी, इंडिपेंडेंस ऑफ सेलेक्टेड सैम्पलिंग यूनिट्स, ओके। इसमें रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए, एडुकेसी होनी चाहिए, होमोजेनिटी एंड इंडिपेंडेंस ऑफ सेलेक्टेड सैम्पलिंग यूनिट्स। ये एक एग्जांपल दिया है, ड्यूरिंग इलेक्शंस न्यूज़ चैनल्स प्रोवाइड इलेक्शन कवरेज। इलेक्शन के टाइम पे न्यूज़ चैनल्स इलेक्शन की कवरेज को प्रोवाइड कराते हैं, यानी कि इलेक्शन की इन्फॉर्मेशन को कवर करते हैं। एंड दे ऑल्सो ट्राई टू प्रिडिक्ट द रिजल्ट्स, और रिजल्ट्स का पूर्वानुमान लगाते हैं और पहले से थोड़े से अपने आइडियाज़ लगाते हैं। सच रिजल्ट्स आर प्रिडिक्टेड थ्रू एग्जिट पोल्स। कुछ रिजल्ट जो होते हैं, कुछ पूर्वानुमान जो होते हैं उनके फॉरकास्टिंग वो एग्जिट पोल के ऊपर होते हैं। अंडर एग्जिट पोल और रैंडम सैंपल ऑफ वोटर्स। और आप पूछेंगे एग्जिट पोल कैसे डिसाइड करता है? एग्जिट पोल क्या करता है, सैंपल्स लेता है वोटर्स का, ठीक है। वोटर से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, वो भी सैंपल के थ्रू, यानी कि कुछ बहुत ज़्यादा वोटर्स में से सेलेक्टेड वोटर्स का डाटा कलेक्ट करते हैं। हु एग्जिट द पोलिंग बूथ्स आर आस्क्ड whom दे वोटेड फॉर, मतलब ये लोग पोलिंग बूथ के बाहर आ जाते हैं और जहाँ पे वोटिंग का काम हो रहा होता है जिस पोलिंग बूथ पे, और वहाँ से जो पर्सन्स वोट देने के बाद निकलते हैं उनसे इन्फॉर्मेशन पूछते हैं कि आपने किसे वोट दिया। उस चीज़ को ये नोट करते हैं, अपना डेटा प्रिपेयर करते हैं, उसके बिहाफ पे ये एग्जिट पोल तैयार करते हैं, ओके। तो वहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन को प्रिडिक्ट करते हैं। फॉर द डाटा ऑफ द सैम्पल ऑफ वोटर्स द प्रिडिक्शन इज़ मेड, यानी कि वोटर्स के डेटा के बिहाफ पे ये अपना प्रिडिक्शन बताते हैं, ठीक है। यानी कि आप ये समझ लें कि जो एग्जिट पोल होते हैं वो इसी तरीके से तैयार होते हैं पब्लिक से इंफॉर्मेशन लेने के बाद सैम्पल मेथड के थ्रू, ओके। अगर ये सेंसस कर लेंगे तो फिर तो 100% एक्यूरेट रिजल्ट दे ही देंगे, लेकिन ये सेंसस नहीं कर सकते। सेंसस अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉपर प्रोसेस है और काफ़ी टाइम टेकन एंड मनी एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है, ओके। सो बात करते हैं मेरिट्स ऑफ सैम्पलिंग मेथड की। रिड्यूस्ड कॉस्ट,
ऑब्वियसली सेंसस मेथड की कंपेयर में सैम्पलिंग मेथड में कॉस्ट कम लगती है। क्यों? क्योंकि यहाँ हम 100% डेटा को कवर नहीं करते, सैम्पलिंग मेथड के थ्रू कुछ ही डेटा को कवर करते हैं। ग्रेटर स्पीड, ऑब्वियसली जब टाइम कम लगेगा तो स्पीड ज़्यादा होगी। सैम्पलिंग मेथड में टाइम कम लगता है कंपेयर टू सेंसस मेथड। क्यों? क्योंकि इन दिस मेथड वी कवर selected data. Okay. Greater accuracy, obviously greater accuracy is provided by sampling method because we collect the data by on behalf of some informants, so greater accuracy यहाँ रहती है। greater scope, ओके, सैम्पलिंग मेथड का स्कोप ग्रेटर होता है बिकॉज ये प्रोसेस लेस टाइम टेकन, ओके, यानी कि टाइम सेविंग एंड रिड्यूस कॉस्ट यानी कि मनी सेविंग एंड रिलायबल एंड ग्रेटर स्पीड है। सो दिस इज़ द स्कोप इज़ वाइड। साइंटिफिक अप्रोच, ऑब्वियसली स्टैटिस्टिक्स टूल्स की हेल्प से इसमें हम साइंटिफिक अप्रोच को अप्लाई करते हैं। डिटेल्ड इंक्वायरी, सैम्पलिंग मेथड के थ्रू हम डिटेल्ड इंक्वायरी भी कर सकते हैं। एक्सेप्शनल एप्लीकेबिलिटी, इसकी जो एप्लीकेबिलिटी होती है एक्सेप्शनल होती है। डीमेरिट्स ऑफ सैम्पलिंग मेथड, सम ऑफ डीमेरिट्स आर प्रेजेंट हियर ऑफ इन सैम्पलिंग मेथड। डिफ़िकल्ट टू अचीव 100% एक्यूरेसी, ओके, दिस इज़ द इम्पोर्टेंट पॉइंट इन सैम्पलिंग मेथड, दिस इज़ द a big demerits of sampling method because in this method we do not achieve 100% accuracy because our data is collected on behalf of some informants about out of total, यानी कि in this method हम जो डेटा का कलेक्शन करते हैं वो सैम्पलिंग के थ्रू करते हैं, यानी कि 1000 पीपल्स हैं या 1000 हमारे इन्फॉर्मेंट्स हैं, उनमें से हमने 50 ले लिए या 10 ले लिए, सो उनके बिहार पे हम डेटा का कलेक्शन करते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि जो हमने डेटा का कलेक्शन किया है, जो पर्सन्स हमने सेलेक्ट किए हैं वो हमें सही इन्फॉर्मेशन या एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएं। सो इस प्रोसेस में हमारी 100% एक्यूरेसी आना मुश्किल होता है। इसीलिए रीज़न, लिसन, इसका गुड एग्जांपल है एग्जिट पोल। दिस इज़ नॉट कंपल्सरी द एग्जिट पोल रिजल्ट इज़ ट्रू 100%, ओके। ये बहुत कंपलसरी नहीं होता कि एग्जिट पोल के रिजल्ट 100% सही आए, क्योंकि वहाँ वो सैम्पलिंग मेथड की प्रोसेस फॉलो करते हैं। सो दिस इज़ द गुड एग्जांपल, डिफ़िकल्ट टू अचीव 100% एक्यूरेसी, ओके। नाउ सेकंड, बायस इज सिलेक्शन ऑफ सैम्पल। सैम्पल की सिलेक्शन करने में बायस भी हो सकता है, यानी कि पक्षपात हो सकती है। ये यहाँ पॉसिबिलिटीज़ हैं, इसलिए इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ सही मिल जाए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। बायस इन द सिलेक्शन ऑफ सैम्पल मे बी इफ़ अ पर्सन, एक आदमी है वो सर्वेयर का वर्क कर रहा है और वो इन्फॉर्मेट से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है तो सैम्पलिंग मेथड के थ्रू, देन उसको ज़रूरत है कि मान के चलो 1000 घर होम हैं, 1000 हाउसेज़ हैं जहाँ उसको डेटा कलेक्ट करना है 100 हाउसेज़ का सैम्पलिंग मेथड के थ्रू। तो उसको चाहिए कि कोशिश करे कि जो 100 हाउसेज सेलेक्ट करने हैं या 50 हाउसेज का डेटा कलेक्ट करना है वो 1000 हाउसेज में से रैंडमली हो, बट हो सकता है कि वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करे आगे आगे के अपने नियर अबाउट 50 हाउसेज या 100 हाउसेज की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ले। सो यहाँ बायस हो सकता है। लैक ऑफ स्पेसिफिक और स्पेसिफाइड नॉलेज, यानी कि अगर इन्फॉर्मेंट्स को नॉलेज कम है या सर्वेयर को भी नॉलेज कम है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज नहीं है, देन सैम्पलिंग मेथड फुलफिल नहीं कर सकता अपने ऑब्जेक्ट को, ओके। सो देयर इज़ नीड टू प्रॉपर ट्रेनिंग एंड नॉलेज ऑफ द सर्वेयर। एंड नेक्स्ट इज़ नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन, ओके। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1 मार्क्स में आ जाता है। जैसे फर्स्ट वाला 100% एक्यूरेसी नहीं होती है और हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा, वहाँ सेंसस मेथड ये एप्लीकेबल होगा। क्यों? क्योंकि और पॉपुलेशन हमारी हेट्रोजीनियस है या हमारा डेटा हेट्रोजीनियस है, अलग अलग तरह का है, तो देन हम वहाँ पे इसको एप्लीकेबल नहीं कर सकते, क्योंकि सैम्पलिंग मेथड में हम 100% डेटा कवर नहीं करते हैं, ओके। बात करते हैं इसके कुछ पार्ट होते हैं। सो फर्स्ट है उसमें रैंडम सैम्पलिंग। अभी आप पूछेंगे रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है, तो इसमें हम समझते हैं कि हम रैंडमली कोई भी सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ जैसे मान के चलो
100 स्टूडेंट्स हैं, 100 स्टूडेंट्स में से हमें 10 को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम कोई प्रोसेस फॉलो नहीं करते, जैसे आप कहते हैं ना पर्ची सिस्टम बोलते हैं या लॉटरी सिस्टम बोलते हैं। सो ये हम यहाँ पे यही फॉलो करते हैं, पर्ची सिस्टम और लॉटरी सिस्टम। अब देखते हैं इसमें, एज द नेम सजेस्ट रैंडम सैम्पलिंग इज़ वन वेयर द इंडिविजुअल यूनिट फ्रॉम द पॉपुलेशन सैम्पल्स आर सेलेक्टेड द रैंडम, यानी कि पॉपुलेशन में से कुछ सैंपल सेलेक्ट करने हैं इंडिविजुअल के, तो रैंडम सैम्पलिंग मेथड होता है। इसमें देखते हैं, द गवर्नमेंट वॉन्ट्स टू डिटरमाइन द इम्पैक्ट ऑफ राइज इन पेट्रोल ऑन द हाउस होल्ड बजट ऑफ अ पर्टिकुलर लोकेलिटी, यानी कि गवर्नमेंट ने अपने बजट में पेट्रोल के प्राइस इंक्रीज़ कर दिए हैं, हाई कर दिए हैं, उसका हाउस होल्ड्स पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक सर्वे करेंगे। बहुत अच्छा एग्जांपल है, फिर से समझ लें। पेट्रोल के प्राइस इंक्रीज़ हो रहे हैं और आप देख सकते हैं कि प्रेजेंट में भी पेट्रोल के प्राइस इंक्रीज़ ही हो रहे हैं, तो ये अपने लिए एक प्रेजेंट का एग्जांपल हो गया। सो गवर्नमेंट को ज़रूरत है कि डिटरमाइन द इम्पैक्ट ऑन द हाउस होल्ड बाय द price rise in petrol. So government follow the method of sampling not census, government sampling method follow कर रही है। then sampling में भी random sampling means randomly किसी के कोई भी हाउस होल्ड सेलेक्ट हो सकता है जिससे कि हम इंफॉर्मेशन ले सकें, सर्वे कर सकें। सो हम देखते हैं इसमें आगे कितने इन्फॉर्मेंट्स हैं। फॉर दिस रिप्रेजेंटेटिव रैंडम सैम्पलिंग ऑफ 30 हाउस होल्ड, यानी कि यहाँ पे हमको 30 हाउस होल्ड्स का सिलेक्शन करना है जहाँ से हमें डेटा की स्टडी करनी है। आउट ऑफ टोटल 300 हाउस होल्ड, यानी कि 300 में से हमें 30 हाउस होल्ड का सिलेक्शन करना है और उन 30 हाउस होल्ड से हमें प्राइस इंक्रीज जो हो रहा है पेट्रोल का उसके बारे में डेटा का कलेक्शन करना है कि इसका उन पर क्या इम्पैक्ट हो रहा है। आप समझना बात को, 300 हाउस होल्ड हैं, 300 हाउस होल्ड में से हमको ओनली 30 हाउस होल्ड की इन्फॉर्मेशन चाहिए और यहाँ पे हम जो मेथड फॉलो कर रहे हैं वो रैंडम सैम्पलिंग मेथड फॉलो कर रहे हैं। यानी कि इसमें क्या होगा, इन्होंने साफ साफ लिखा है रिटन ऑन पेपर, उनके 300 हाउस होल्ड्स के नाम हमें पेपर पे लिखने हैं और वो सारे पेपर की पर्चियाँ क्या करनी है, हमें मिक्स कर देनी है। यानी कि आप वो गेम खेलेंगे, 300 हाउस होल्ड्स के नाम पर्चियों पे लिखेंगे, यानी कि 300 ही पर्चियाँ होंगी और सबके नाम उस पर लिख के उनको मिक्स कर देंगे और उनमें से 30 हाउस होल्ड्स के नाम हम ऐसे ही आंख बंद करके निकालेंगे, यानी कि रैंडम सैम्पलिंग के थ्रू निकालेंगे। कोई भी 30 पर्चियाँ हम उसमें से निकाल लेंगे और वो हमारे क्या होंगे, इन्फॉर्मेंट्स होंगे। तो जो प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है पेट्रोल का उसका सर्वे हम उन लोगों के ऊपर करेंगे, वो बताएंगे कि उसके पे क्या इम्पैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, ये आपने बहुत अच्छा से समझ लिया होगा रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है। फिर से एक बार समझ लो, रैंडम सैम्पलिंग है और यहाँ पे हम रैंडमली अपने इन्फॉर्मेंट्स को सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर्ची भी हो सकती है और आजकल तो इसमें कंप्यूटर का भी हम यूज़ कर लेते हैं, है ना, कंप्यूटर पे भी सॉफ्टवेयर के थ्रू हम रैंडमली निकाल लेते हैं। और पढ़ो, इन रैंडम सैम्पलिंग एवरी इंडिविजुअल एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड, यानी कि रैंडम सैम्पलिंग में हर इंडिविजुअल के पास इक्वल चांस होता है सेलेक्ट होने का, क्योंकि वहाँ कोई भी पार्शियलिटी नहीं है। ओके, वहाँ कोई भी पार्शियलिटी नहीं है। इन द एबव एग्जाम्पल ऑफ 300 सैम्पलिंग यूनिट्स ऑल्सो कॉल्ड सैम्पलिंग फ्रेम, यानी कि इसको हम सैम्पलिंग फ्रेम भी बोल सकते हैं, ऑफ द पॉपुलेशन गॉट एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग इंक्लूडेड इन द सैम्पल ऑफ 30 यूनिट्स एंड हैंस द सैम्पल सच ड्रॉन इज अ रैंडम सैम्पलिंग, यानी कि यहाँ पे जो चांसेस हैं 30 फैमिली के पास इक्वल हैं। आप बात को ध्यान से समझना, जो 300 फैमिलीज़ हैं उनमें से हमें 30 फैमिलीज़ को सेलेक्ट करना है, तो ऑल 300 फैमिलीज़ हैव द इक्वल चांसेस ऑफ सेलेक्ट इन द 30 फैमिलीज़, यानी कि सभी 300 फैमिलीज़ के पास इक्वल चांस हैं 30 फैमिली में आने के, यानी कि उन 30 लोगों में सेलेक्ट होने के लिए 300 फैमिलीज़ के पास इक्वल चांस है। क्यों? क्योंकि यहाँ हम कोई भी ऐसी स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं कर रहे जिसमें कि पार्शियलिटी हो। हमने उनका नेम लिखा एक पर्ची पे और वो 300 पर्चीज हमने एक बॉक्स में कलेक्ट करके उनको हिला लिया बहुत अच्छे से और मतलब मिक्स कर लिया, मिक्स देम एंड उसमें से सेलेक्ट कर ली 30 पर्चियाँ और उन पर जो भी नेम है वो हमारे क्या होंगे, सेलेक्टेड हाउस होल्ड फॉर द सर्वे। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड लॉटरी मेथड, इसको हम लॉटरी मेथड भी बोल सकते हैं। एंड नाउ इट इज़ कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर यूज टू सेलेक्ट रैंडम सैम्पलिंग, जैसा भी कि अभी मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट में हम कंप्यूटर प्रोग्राम का भी यूज़ कर लेते हैं रैंडम सैम्पलिंग के लिए। तो कंप्यूटर प्रोग्राम की हेल्प से भी हम 300 फैमिलीज़ का नाम उसमें एंटर करके बाय डिफ़ॉल्ट 30 फैमिलीज़ का नाम हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो तीनों मेथड है हमारे पास, जैसे कि आप लॉटरी भी हो गया, पर्ची सिस्टम हो गया, और लॉटरी पर्ची सिस्टम लगभग सेम ही है और आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सिस्टम भी हो गया। ओके,
अब बात करते हैं देखो एग्जिट पोल की। यू मस्ट हैव सीन दैट व्हेन एन इलेक्शन टेक्स प्लेस द टेलीविजन नेटवर्क प्रोवाइड इलेक्शन कवरेज, यानी कि जो टेलीविजन नेटवर्क होते हैं इलेक्शन के टाइम पे वही न्यूज़ प्रोवाइड कराते हैं और पूरी इलेक्शन की कवरेज करते हैं, ठीक है। दे ऑल्सो ट्राई टू प्रेडिक्ट द रिजल्ट, वही बात, वो कोशिश करते हैं अपने रिजल्ट्स का पूर्वानुमान लगाने के लिए, फॉरकास्टिंग के लिए, पहले से बताने के लिए कि ये इस वाली पार्टी की चांसेस ज़्यादा हैं। तो वो जो मेथड फॉलो करते हैं, सैम्पलिंग मेथड फॉलो करते हैं। दिस इज़ डन थ्रू एग्जिट पोल्स वेयर इन अ रैंडम सैम्पलिंग। वहाँ क्या होता है, रैंडम सैम्पलिंग होता है, ठीक है ना। यानी कि सैम्पलिंग के भी दो पार्ट हो गए, रैंडम सैम्पलिंग और रेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग, वो आगे आएगा। तो वो फॉलो करता है रैंडम सैम्पलिंग को। तो वही बात है, वोटर्स हु एग्जिट द पोल्स बोथ आर आस्क्ड होम दे वोटेड फॉर, यानी कि वहाँ से डेटा कलेक्ट करते हैं जहाँ से वोटिंग बूथ पे से, यानी कि जहाँ पे वोटिंग होती है वहाँ पे वो लोग पहुँच जाते हैं, कौन, न्यूज़ चैनल वाले, और वहाँ से वो डेटा कलेक्ट करते हैं रैंडमली। जो दोज पर्सनस जो लोग वोट दे के बाहर निकलते हैं उनसे पूछते हैं कि आपने किस पार्टी को वोट दिया, देन उसके बेहाफ पे वो अपनी प्रिडिक्शन लगाते हैं, यानी कि पूर्वानुमान लगाते हैं एग्जिट पोल में। तो फ्रॉम द डाटा ऑफ द सैंपल ऑफ वोटर्स द प्रेडिक्शन इज मेड। यू माइट हैव नोटिस्ड दैट एग्जिट पोल डू नॉट ऑलवेज प्रेडिक्ट करेक्टली। यहाँ ये बिल्कुल क्लियर बोल दिया इन्होंने कि रैंडम सैम्पलिंग में या सैम्पलिंग में भी 100% एक्यूरेसी हो ये ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि एग्जिट पोल भी सैम्पलिंग का एग्जांपल है, रैंडम सैम्पलिंग का एग्जांपल है, और एग्जिट पोल हर बार सही रिजल्ट दें या एक्यूरेट रिजल्ट दें ये कोई कंपलसरी नहीं है। आप देखते भी हैं न्यूज़ चैनल पे एग्जिट पोल, किसी चैनल का एग्जिट पोल कुछ कहता है, किसी चैनल का एग्जिट पोल कुछ कहता है। सो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि एग्जिट पोल भी सही आंसर्स दें या उनकी जो प्रेडिक्शन है, जो पूर्वानुमान है वो सही हो। क्यों? क्योंकि सैम्पलिंग मेथड में 100% एक्यूरेसी की कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि जो डेटा कलेक्ट किया जाता है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन में से कुछ लोगों को सेलेक्ट करके तब डेटा कलेक्ट किया जाता है। अब बात करते हैं नॉन रैंडम सैम्पलिंग की। तो ये वहाँ पे हम लॉटरी सिस्टम लगा रहे थे या सबको इक्वल चांस है सेलेक्ट होने के, पर यहाँ ऐसा नहीं होता, ये थोड़ा सा उसके अपोजिट है। देयर मे बी ए सिचुएशन डेट यू हैव टू सेलेक्ट 10 आउट ऑफ 100 हाउस होल्ड्स इन अ लोकलिटी, यानी कि 100 हाउस होल्ड्स में से 10 को सिलेक्ट करना है ना। अगर रैंडम सैम्पलिंग की बात होती तो लॉटरी सिस्टम कर लेते, पर्ची सिस्टम कर लेते या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की हेल्प ले लेते, लेकिन यहाँ रैंडम सैम्पलिंग की बात नहीं है, यहाँ बात हो रही है नॉन रैंडम सैम्पलिंग की। सो यू हैव टू डिसाइड विच हाउस होल्ड टू सेलेक्ट एंड विच टू रिजेक्ट, यानी कि यहाँ डिसाइड करने का काम सर्वेयर के हाथ में है, हमारे हाथ में, कि हम किसको सेलेक्ट करें और किसको रिजेक्ट करें आउट ऑफ 100 में से, क्योंकि हमें केवल 10 हाउस होल्ड ही सेलेक्ट करनी है। तो 10 हाउस होल्ड सेलेक्ट करने के लिए जो राइट्स हैं वो हमारे हैंड में है, और हम अपनी फैसिलिटी के अकॉर्डिंग या अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम सेलेक्ट कर सकते हैं 100 में से 10 को, ठीक है। यू मे सेलेक्ट द हाउस होल्ड कॉन्वीनियंटली सिचुएटेड और द हाउस होल्ड्स यू नो टू एंड योर फ्रेंड, यानी कि आप अपने जानने वालों को, अपने दोस्तों को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इन दिस केस यू आर यूजिंग योर जजमेंट, यानी कि यहाँ बायस हो सकता है, पक्षपात हो सकता है इन सेलेक्टिंग 10 हाउस होल्ड्स। दिस वे टू सेलेक्टिंग 10 आउट ऑफ 100 हाउस होल्ड इज़ नॉट अ रैंडम सेलेक्शन, यानी कि रैंडम सेलेक्शन नहीं होता है। इन अ नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड ऑल द यूनिट्स ऑफ द पॉपुलेशन डू नॉट हैव द इक्वल चांस, जैसे कि वहाँ पे आप हम 300 में से 30 को सेलेक्ट कर रहे थे और सबके पास इक्वल चांस था क्योंकि सबकी नाम की पर्ची पड़ी हुई थी, लेकिन यह सबका तो कोई काम ही नहीं है ना। ऑल 100 हाउस होल्ड्स का तो कोई काम ही नहीं है, हम अपनी प्रेफरेंसेस के हिसाब से, अपनी चॉइस के हिसाब से उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है डू नॉट हैव an equal chance of being selected and convenience or judgment of the investigator plays an important role in the selection of sample, यानी कि जो इन्वेस्टिगेटर है उसका मेन रोल है हाउस होल्ड्स को सेलेक्ट करने पे और ना करने पे, यानी कि वो जिसको चाहेगा उसको सेलेक्ट करेगा, क्योंकि ये प्रोसेस ही नॉन रैंडम सैम्पलिंग की है, ठीक है। तो हाउस होल्ड्स के हाथ में सारे राइट्स हैं, सॉरी इन्वेस्टिगेटर के हाथ में सारे राइट्स हैं हाउस होल्ड्स को सेलेक्ट करने के लिए या ना करने के लिए। They are mainly selected for the basis of judgment, purpose, convenience और quota and are non-random samples. Okay? अब बात करते हैं सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर्स की, इनमें भी कुछ एरर्स होते हैं, तो बात करते हैं सैम्पलिंग एरर्स की। सो सैम्पलिंग एरर्स a population consisting of numerical values
हैज़ टू इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स which are of relevance here. First, central tendency may be measured by mean, median और mode, यानी कि यहाँ पे जो हम न्यूमेरिकल वैल्यूज़ की निकालते हैं, एरर्स वहाँ पे भी आते हैं, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया था स्टैटिस्टिक्स में हम किसकी स्टडी करते हैं, क्वांटिटेटिव डेटा की, है ना। तो यहाँ क्वांटिटेटिव डेटा कब आएगा, जब हम उनको नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे। ओके, हमारे पास इंफॉर्मेशन किस में होगी, नंबर्स में होगी। तो हमारी जो सेंट्रल टेंडेंसी है उसमें मीन, मॉड, मीडियन आते हैं, जो कि आप 9th-10th में पढ़ के आए होंगे। यू नो मीन, मॉड, मीडियन। अबाउट द मीन, मॉड, मीडियन यू स्टडी इन दिस बुक। ओके, मीन, मॉड, मीडियन के बारे में आप इस बुक में स्टडी करेंगे आगे के चैप्टर्स में। एंड सेकंड मेथड इज डिस्पर्जन। वहाँ से हम निकालते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन डेविएशन और रेंज। सो स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, रेंज भी आप यहाँ पढ़ेंगे। ओके, सो देखते हैं उनके कुछ एग्जांपल्स हैं, न्यूमेरिकल एग्जांपल्स हैं, बात करते हैं। द पर्पस ऑफ द सैम्पल इज़ टू गेट वन और मोर एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन पैरामीटर्स। सैम्पलिंग एरर्स रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द सैम्पल एस्टिमेट एंड द corresponding population parameter, actual value of the characteristics of the population, for example average income etc। यानी कि जो हमारा पर्पज़ है सैम्पलिंग का, उससे क्या है कि एक और एक से ज़्यादा पैरामीटर्स उसमें होते हैं, यानी कि हम कोई, हमारे पास केवल एक ही तरीका नहीं है, एक से ज़्यादा भी तरीके हैं हमें उसके सैम्पल्स के लिए। सो सैम्पलिंग एरर्स रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन, जो सैम्पलिंग एरर्स हैं वो उन दोनों में डिफरेंस बताते हैं, सैम्पल एस्टिमेट में एंड करस्पॉन्डिंग पॉपुलेशन पैरामीटर्स में, यानी कि एक्चुअल वैल्यू में और जो आपके एवरेज हैं उसमें। द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द पैरामीटर population and its estimate from the sample, the sampling error, it is possible to reduce magnitude of sampling error by taking a large example। अब तो यहाँ एक न्यूमेरिकल एग्जांपल लेते हैं, उससे बिल्कुल क्लियर होगा। हमारे पास एक एग्जांपल है, कंसीडर इन अ केस ऑफ इनकम ऑफ 5 फार्मर्स मणिपुर, यानी कि मणिपुर एक प्लेस है, उसका नाम मणिपुर है, वहाँ पे 5 फार्मर्स की इनकम हमने कलेक्ट की है। ओके, सर्वे के थ्रू हमने 5 फार्मर्स की इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है मणिपुर की। तो जो फर्स्ट फार्मर है उसकी जो इनकम है वो 500 है, सेकंड की 550, थर्ड की 600 और फोर्थ की 650 एंड फिफ्थ फार्मर जो उसकी इनकम है हमारे पास 700। ओके, अब हमें इसका क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। क्या निकालना है, एवरेज कैलकुलेट करना है कि ऑन एन एवरेज 5 फार्मर्स की एवरेज इनकम क्या है मणिपुर में। अब ध्यान से समझना है, एवरेज निकालना आपको आता होगा, ऑल वैल्यूज़ का समेशन कर देंगे और डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ से। ओके, सो हमने ऑल वैल्यूज़ का समेशन कर दिया, 500 प्लस 550 प्लस 600 प्लस 650 प्लस 700, इन सब का समेशन कर दिया और डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ़ इन्फॉर्मेशन से। तो नंबर ऑफ़ इन्फॉर्मेशन कितनी है, 5, यानी कि फार्मर हमारे पास कितने हैं, 5। तो इन सब टोटल फार्मर्स की जो इनकम है वो कितनी आई, वो ऐड करने के बाद 3000 आई। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं अच्छे से, ये इनकी जो इनकम है वो कितनी आ रही है, 3000, और उसको हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि एवरेज इनकम कितनी आ रही है, 600 रुपीज़। आप समझ सकते हैं जो हमारी एवरेज इनकम है वो क्या है, 600 रुपीज़, यानी कि 5 फार्मर्स थे, हमने 5 की इनकम को प्लस कर दिया, 5 से डिवाइड कर दिया। अब बात करते हैं आगे। नाउ सपोज वी सेलेक्ट अ सैम्पल, यानी कि ये तो था सेंसस मेथड। सेंसस मेथड में सभी की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, यानी कि 100% इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। तो हमारे 5 फार्मर्स थे, 5 की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली। अब बात करते हैं सैम्पल मेथड की। सैम्पल मेथड में आप जानते हैं कि 100% इन्फॉर्मेशन नहीं कलेक्ट की जाती, उसमें से कुछ लोगों को उठा लिया जाता है। जैसे मैंने आपको कुछ देर पहले एक पिक्चर दिखाई थी, उसमें 15 पर्सन्स थे, 15 में से 5 लिए थे उन्होंने। तो इस तरीके से यहाँ से 5 पर्सन्स हैं, 5 में से कितने ले रहे हैं, 2। कितने ले रहे हैं, 2। तो देखें, नाउ सपोज वी सेलेक्ट ए सैम्पल ऑफ 2 इंडिविजुअल, हियर एक्स हैज़ मेजरमेंट ऑफ 500 एंड 600। इन्होंने 2 फार्मर्स लिए हैं, एक की जो इनकम है 500 है, दूसरे की इनकम कितनी है, 600। तो वहाँ पे हम 5 का डिवाइड कर रहे थे, क्योंकि 5 फार्मर की इन्फॉर्मेशन थी। यहाँ पे 2 का डिवाइड करेंगे, क्योंकि 2 फार्मर की इन्फॉर्मेशन है। आप देख पा रहे हैं 500 प्लस 600 डिवाइड बाई 2, यानी कि 500 और 600 कितना हो गया, 1100। 1100 डिवाइड बाई 2 550 आया। अब देखो अंतर देख लो, यहाँ पे एवरेज कितना आ रहा है, आप देख पा रहे हैं 600 एवरेज आ रहा है। जब हम 3000 का 5 से डिवाइड करते हैं तो 600 एवरेज आ रहा है, ये है सेंसस मेथड। और जब हम सैम्पलिंग मेथड फॉलो करते हैं
तो हमारा एवरेज कितना आ रहा है 550, यानी कि यहाँ पे जो एरर आ रहा है, हम किस टॉपिक को पढ़ रहे हैं अभी, एरर को, तो यहाँ पे जो एरर आ रहा है वो एरर कितने का आ रहा है, 50 का एरर आ रहा है, ये होता है एरर। ठीक है, अगर हम सैम्पलिंग मेथड यूज़ कर रहे हैं तो हमारे आंसर 550 आ रहा है, और सेंसस मेथड यूज कर रहे हैं तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 600। ठीक है, ये 600 आंसर आ गया हमारा, ये 550 आंसर आ गया, और दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 600 माइनस 550, 50 आ रहा है। ओके, से होता है एरर। और नॉन सैम्पलिंग एरर की बात करते हैं। नॉन सैम्पलिंग एरर आर मोर सीरियस देन सैम्पलिंग एरर, यानी कि नॉन सैम्पलिंग एरर क्या ज़्यादा सीरियस है किससे, सैम्पलिंग एरर से, बिकॉज सैम्पलिंग एरर कैन बी मिनिमाइज्ड बाय टेकिंग लार्जर सैंपल। It is difficult to minimize non-sampling error even by taking a large sample. Even a census can contain non-sampling errors. Okay, so हमने इस वीडियो में इतना ये कवर कर लिया नॉन सैम्पलिंग एरर्स तक, और नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो होगा वो NSSO होगा और नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, और एक टॉपिक और होगा, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे वहाँ पे। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो की हेल्प से आपको बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा इस चैप्टर के बारे में, और इस वीडियो की हेल्प से आप लोग अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।